सादर नमस्कार। रेडियो मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कौर उपाध्याय मां सरजू के पावन स्थल बरहज से पावन चल द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 22 नवंबर 2020 भारतीय तिथि के अनुसार संवत 2077 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज है। हम आज के दिन रविवार के दिन आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको कुछ विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। पहले बता दें उन कार्यक्रमों के बारे में। पहला तो हम आपको एक नीति वचन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्राचार्य डॉक्टर अजय मिश्र जी की वार्ता परिचर्चा जो है प्रस्तुत की जाएगी। कवि और कविता के संस्मरण में हम आपको कुछ विशेष कवियों की कविताएं लेकर आए हैं। उसमें दूधनाथ शर्मा श्याम जी की कविता है, दादा हम होखब साधु घर मेहरी मोर मिलल खुनिया। और दूसरी कविता जो है श्री मोती बीए जी की है, कहल जाला उहे जमुना के धरान बाबूजी। और तीसरी कविता हम इसमें पेश करेंगे श्री भाचन उपाध्याय की कविता, व्यंग्यात्मक कविता है गिद्ध। कार्यक्रम में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे प्रश्न या कुछ ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जहां हम बिना सूचना के कुछ कार्यक्रम शामिल कर लेते हैं। वैसा एक कार्यक्रम हमने शामिल किया है इसमें। वह स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ उपाध्याय जी के अंतिम समय में गाई हुई पढ़ी हुई कविता श्री मोती बीए की मुझे मिली है। हम रोक नहीं पाए हैं। हमने उसे तय किया है कि आज हम उसे प्रसारित करेंगे, लेकिन आज उसे खंड में प्रसारित करेंगे पहले भाग के रूप में, इसलिए कि इसे हम पूर्व सूचित नहीं कर पाए थे और पुनः इसका दूसरा भाग हम अगले रविवार को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम मेरे पास है, बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड। शिक्षा जगत का यह श्राप इतना भयानक है कि हर अभिभावक जो अपने बच्चे को पढ़ाता है वह नहीं जानता है। वह हर व्यक्ति जो है इस चीज से अनभिज्ञ है कि यह बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड क्या है। मैंने वर्षों तक जो है इसे अनुभव किया है और इसकी खोज की है और स्वयं पर हमारे पर गुजरा है। हमने इसे खूब ढंग से मनन करने के बाद इसे आपके सामने लाए हैं। इसका एक हिस्सा आज हम पेश करेंगे कि बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड क्या होता है। अध्यापक असली और नकली कौन से हैं, ये तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस कार्यक्रम में हम प्रारंभ कर रहे हैं नीति वचन से। जय श्री हरि। आज का नीति वचन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित है, अर्थात पर आधारित है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में व्रतों का विधान दिया हुआ है। अष्टौतान्य व्रत ध्यानानि आपो मूलम फलम वयः अविर्वाद्य ब्राह्मणः काम्या च गुरोर्वचन मौषधम्। उद्योग पर्व का यह श्लोक है। अर्थात जल, मूल, फल, दूध, घी, यज्ञ या देवताओं का प्रसाद,
ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ ब्राह्मण के निर्देशानुसार काम करने या सच्चे गुरु के आदेश का पालन करने या योग्य चिकित्सक के औषधि के सेवन से व्रत में दोष नहीं लगता, इसका सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही देव प्रसाद सर्वदा ग्राह्य के अनुसार किसी भी प्रकार के प्रसाद का ग्रहण करने से व्रत नहीं टूटता। और समाचरेत व्रतम सर्व बाल वृद्धातुर बिना, अर्थात बालक वृद्ध और रोगी को व्रत करने के लिए मना किया गया है। जय श्री हरि। ये जो आपने नीति वचन सुना है, यह अखिल भारतीय विक्रम प्रसाद काशी द्वारा डॉक्टर स्वामी श्रीधर आचार्य शास्त्री जी और आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी द्वारा संकलित है। यह हमने इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि आप और हम सब लोग ये जान सकें कि बच्चे, रोगी और वृद्ध और ऐसे लोग जो कमजोर हैं, इन्हें व्रत के लिए मना किया गया है। और दवा खाने से तथा कुछ विशेष चीजों के खाने से व्रत नहीं टूटता, व्रत में दवाएं चल सकती हैं, यह हमारे यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए जो है हर व्यक्ति को इसको जानना चाहिए और उन्हें पहुंचाना चाहिए जो लोग व्रत में बीमार रहने के बाद भी व्रत करते हैं। हम आगे चलते हैं। अगला कार्यक्रम है जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्राचार्य डॉक्टर अजय मिश्र जी, बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर आपका व्याख्यान है। हम अनुरोध करेंगे कि इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। पुनः हम कवि और कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके बीच उच्च शिक्षा अतीत से वर्तमान तक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वस्तुतः वर्तमान में शिक्षा व्यक्तिगत विकास का साधन बनती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा केंद्रों से यह अपेक्षा की गई कि वे समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आज अधिकांश शिक्षालय समाज के लिए समाधान प्रस्तुत करना तो दूर, स्वयं ही समस्या बनते नजर आ रहे हैं। समाज में बंधुत्व, सामाजिक न्याय और इस तरह के भावनाओं का अभाव दिखने लगा है और इसके लिए कहीं न कहीं इन शिक्षा केंद्रों को भी उत्तरदायी लोग ठहराने लगे हैं। वर्तमान समय में देश में कुल 297 विश्वविद्यालय और लगभग 11,000 से अधिक महाविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 80 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिए लगभग 3,42,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन इसे अदूरदर्शिता कहा जाए या शिक्षा के प्रति उदासीनता कहा जाए कि आज भी उच्च शिक्षा में लगभग 75,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के
लगभग 5 से 7 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो लगभग 10 वर्षों से अधिकांश महाविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। ऐसे में स्वयं अनुमान किया जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से उच्च शिक्षा व्यवस्था, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारे पास यह सोचने के लिए समय नहीं है कि हम इसे किस तरह सुधार सकें। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो एक तरफ जहां 1946-47 में प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय, 16 महाविद्यालय और 3 राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 22,348 विद्यार्थी थे, वहीं आज लगभग 27 विश्वविद्यालय, 331 व्यक्तिगत प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित महाविद्यालयों, 177 राजकीय महाविद्यालयों और लगभग 6,000 से अधिक स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में 25 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय से लगभग औसतन 170 महाविद्यालय संबद्ध हैं। अभी कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या लगभग 800 से अधिक थी, जिसमें से कुछ महाविद्यालयों को अलग कर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का कार्य किया गया है। जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या अधिकतम 100 होनी चाहिए। इनमें मुक्त विश्वविद्यालयों में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित नहीं है। अर्थात आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि प्रत्येक सप्ताह में एक नया महाविद्यालय खोलने की होड़ मची हुई है। तीव्र गति से आर्थिक लाभ के लिए खुल रहे ये उच्च शिक्षा केंद्र विद्यार्थियों में उदात्त संस्कार डालने में कहां तक सफल हो रहे हैं, यह अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। शिक्षा केंद्रों के सफल संचालन के लिए जिस तरह की नीतियां बननी चाहिए, नई शिक्षा नीति ने एक आस जगाई है कि अब उसे पटरी पर लाने की दिशा में अगर इसे ठीक ढंग से सुचारू रूप से लागू किया गया तो हम आगे बढ़ सकेंगे। उच्च शिक्षा के केंद्र मौलिक रूप से मानवीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के साथ वैज्ञानिक ज्ञान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान के चेतना के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। वहीं शिक्षा का उद्देश्य समाज में एकीकरण एवं संगठन उपलब्ध करवाना एवं बालक तथा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनका बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना भी होता है, जिससे कि वह भविष्य में अपने संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन करते हुए विकास कर सकें और अपने ज्ञान तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकें। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करने से है। वहीं स्पेंसर का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सके और उच्च शिक्षा के कंधों पर उत्तरदायित्व तो स्वाभाविक रूप से यह आ जाता है कि वह युवाओं को राष्ट्रभक्त बनाए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए, उनका जीवन पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। एच हैरिंगटन ने अपनी पुस्तक द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय का कार्य ज्ञान के उस व्यापक रूप का अन्वेषण करना बताया है जो मानव की संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति में सहायक हो सके। अर्थात उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का संकल्प, खोज और प्रसार करना उन्होंने बताया। आज विचारणीय है कि क्या उच्च शिक्षा केंद्र इस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि वह मनुष्य को उच्च ज्ञान का संकल्प, खोज और प्रसार करने के लिए उपयुक्त बना रहे हैं।
वर्तमान में जो दृश्य दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि उच्च शिक्षा केंद्र कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों से भटकते नजर आ रहे हैं। यद्यपि बहुत से ऐसे भी उच्च शिक्षा केंद्र हैं जो उन मानदंडों पर खरे उतरने में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि जिस उद्देश्य से उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी। लेकिन अभी भी हाल के 3 दशकों में ऐसे शिक्षा केंद्र भी खुले हैं जो उच्च शिक्षा केंद्र के मानदंडों के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 3 दशक में नकल की महामारी ने इन शिक्षा केंद्रों की मर्यादा को न केवल तार तार किया है बल्कि नीति नियंताओं को भी बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया। वैदिक काल में गुरुकुल, बौद्ध काल में मठ और मुस्लिम काल में मदरसे उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुए थे। लेकिन उनके माध्यम से जिस तरह की शिक्षा प्रदान की गई, क्या परवर्ती काल में भी उसी तरह की शिक्षा हम दे पाने में सफल हो रहे हैं? इस पे विचार करना अत्यंत उपयुक्त होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा, विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य समग्र भारत का विकास न करके ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के समर्थकों की मांगों को एक व्यापक बाजार देना रहा। जैसा कि सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा है कि भारत में ऐसी नई शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ जिसमें ज्ञान के सृजन का काम तो मौलिक देश को सौंपा गया, जबकि उसके पुनरुत्पादन, दोहराव और प्रसार का काम उपनिवेश की जनता को दे दिया गया। इस तरह अंग्रेजी शिक्षा की इस नई नीति का प्रमुख उद्देश्य अधोमुखी विकास का सिद्धांत था। यह शिक्षा जगत के लिए नहीं बल्कि सी ट्रेवलान के शब्दों में धनिकों, विद्वानों और व्यवसायियों के लिए हो गई थी, क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा की एक परंपरा थी, ज्ञान पाने की उत्सुकता भी थी और उसके लिए साधन भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त अवकाश था। इसके बाद 1854 में प्रस्तुत किए गए युद्ध घोषणा पत्र में भारत में आधुनिक ढंग के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। इस नीति का प्रस्ताव यह था कि जहां अत्यधिक शिक्षित भारतवासियों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह प्रशासन के निचले पदों के लिए आवश्यक होगा, प्राथमिक पैरवी की गई। वहीं 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया गया। इसी मॉडल को उपनिवेश की दशाओं के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया। 1852 के भारतीय शिक्षा आयोग इंटर कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था की समस्या को हल करने का असफल प्रयास किया। उसने थोड़े से लोगों के लिए उच्च अंग्रेजी साहित्यिक शिक्षा और जनता के लिए तकनीकी शिक्षा के बीच नए आयाम ढूंढने के लिए भारतीय लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया और भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को अत्यधिक बल नहीं दिया। इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य यही रहा होगा कि तत्कालीन यूरोप में हो रही औद्योगिक क्रांति के लिए शिक्षित मजदूरों की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाए। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का किसी भी राज्य में विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान माना गया। अभी आप सुन रहे थे उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी का व्याख्यान। हम आपको कवि और कविता में आज सबसे पहले दूधनाथ शर्मा श्याम जी की कविता हम प्रस्तुत करेंगे। दादा हम होखब साधु
घर मेहरी मोर मिलल खुनिया, भोजपुरी कविता है। लेकिन इसके पहले हम आपसे 1 मिनट समय लेंगे। हम सबसे पहले आपसे बता दें कि आप जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं फेसबुक पर, फेसबुक के संपदा ग्रुप में और फेसबुक के रेडियो मोती ग्रुप में और फेसबुक के संपदा न्यूज के साइट पर आप जो देख रहे हैं, इसके साथ ही संपदा के वेबसाइट पर भी इसे आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.sampadanews24.blogspot.com पर आप इसे कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे आप यूट्यूब पर भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को के साथ ही जो है हम आभार प्रकट कर दें, हमारे कुछ दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम इन्हें प्रस्तुत करने में थोड़ा सा विलम्ब कर देते हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम प्रस्तुत करते हैं नाम। सबसे पहले हम अनूप तिवारी जी का आभार प्रकट करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हृदय से आभार। मुन्ना सिंह जी जुड़े हुए हैं, हृदय से आभार भैया आपको, आपने सादर प्रणाम कहा है। ईश्वर आपको सारी हमारी पॉजिटिव एनर्जी के बदले जो है जीवन में सुख और संपन्नता लाए। संपदा न्यूज आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता है। आपने श्री गुरुदेव डॉक्टर अजय मिश्र जी के कार्यक्रम की प्रशंसा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका संदेश जो है गुरुदेव तक अवश्य पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे अखिलेश तिवारी जी हैं, माफ कीजिएगा अखिलेश तिवारी जी, आपका भी हृदय से स्वागत है। सत्यनारायण मिश्र जी ने आदरणीय अग्रज को सादर प्रणाम कहा है। मेरा जो है हृदय से आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपके मंगलमय भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप हमारे रेडियो मोती से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही विजय कुमार मिश्र जी ने कार्यक्रम की प्रशंसा की, विजय कुमार कुशवाहा जी ने प्रशंसा की है। सो प्राउड लिखा है, हम आप पर भी गर्व करते हैं, हम भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे जो है इस कार्यक्रम में हैं, हमें आप पर गर्व है। इसके साथ ही पुष्पेंद्र सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। और विकास सिंह बिसेन जी हैं, जुड़े हुए हैं, आपने प्रणाम कहा है। हम हृदय से आपको जो है आपका अभिवादन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चलते हैं सीधे अपने अगले कार्यक्रम की ओर। श्याम जी के बारे में 2 शब्द आपको हम अवश्य बताएंगे। श्याम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन अपने समय में बहुत ही गरीब थे। वह बहुत ही दुर्दिन झेला करते थे। कभी बचपन में मिला करते थे तो हमसे कहते थे कि मेरी पुस्तक 3 रुपए की खरीद लो, बहुत काम आएगा। हम खरीदते थे और कहते थे एक शर्त है, आप अपनी कविता हमें सुनाएंगे। वो सुनाते थे और उस समय टेप रिकॉर्डर चलता था, हमने उससे रिकॉर्ड में कर लिया करता था। ये बचपन में रिकॉर्ड की हुई कविता है। श्याम जी का कोई संकलन नहीं है, जहां भी आप यूट्यूब पर पाएंगे वह संपदा न्यूज द्वारा या रेडियो मोती द्वारा जो है संकलित किया हुआ है। हम उसी संकलित कविता को आपको पेश कर रहे हैं। और इसके साथ आभार प्रकट करता हूं ग्राम पिंडी के उन लोगों को जिन्होंने आज श्याम जी के नाम पर मुख्य मार्ग का जो है नामकरण किया है और मुख्य चौराहे का जो है श्याम जी के नाम पर जो प्रतिमा लगा करके उनका जो है स्थापना किया है और उनके घर को, निवास स्थान को जो है एकदम खूबसूरत बना करके रखा है। उनके याद में हम उस गांव के लोगों को नमन करते हैं। ऐसे गांव में बहुत कम लोग मिलते हैं। श्याम जी की कविता आपको पेश है। दादा हो हम हो कवि साधु घर में हरी मोर मिलल खुनिया, सासू के सिंगनी से लपटे, नागिन से नंदो पर लपटे, बागिन से बप्पा के हबके, हम के देखे मुंह फेर लेती, मुस्का लेना कोनो दुनिया। लाला हो हम कवि साधु घर में हरी मोर मिलल खुनिया, फुआ के मारे मूसर से बुआ के बाबुल बाट कहे, कितनो हम बंसल के रानी हमसे उल्टे ही रोज रहे,
पट्टी वाला की बोली पर तकिया उठाए के झांक रही, तब बे हम मन में समझ गए नैहर के निकले बा दुनिया दादा बोलो कब साधु घर में हरी मोर मिल दुनिया जियते हमरी होले शक्ति एकरा से नारा कभी नाता हम हुरसिया के भैया करी ऊपर हो कर सत्ता एकरा से मैं हमरा विद्वानी करी मारे डुबराता नी ऐसन बीबी पल्ली पाले जड़हन के बात नहीं खा ले एकरा पसंद लड्डू बुनिया दादा हो हम साधु घर में हरी मोर मिलल खुनिया फुआ के मारे मूसर बुआ के बाउल बात कहे कितनो हम बन चल के आई हमसे उनके ही रोज रहे पट्टी वाला की बोली पर तकिया उठाए के झांक रही, तब बे हम मन में समझ गए नैहर के निकले बा दुनिया दादा हो हम वो कभी साधु जी से हमारी हो ले सकती दादा। आपको हम बता दें कि दूधनाथ शर्मा श्याम जी की कविताएं हम आपको अक्सर सुनाते रहेंगे। ये हास्य व्यंग के भोजपुरी के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। श्री मोती बीए ने इनके बारे में लिखा है कि श्याम जी भोजपुरी के राजकुमार थे, अब कोई श्याम पैदा नहीं होगा। और मजेदार बात को अब हम बता दें कि दो लोग, एक आपने कहावत सुनी होगी कबीरदास जी के बारे में, मसी कागज छियो नहीं कलम गई नहीं हाथ। श्याम जी भी के साथ भी यही स्थिति थी, वह पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी कविताएं जो है किसी तरह से लिख लेते थे, संकलित हो जाती थी। वो आशकब थे, मंच पर खड़ा होते थे और मंच पर ही कविता पढ़ने लगते थे। एक छोटा सा चुटकुला श्याम जी के बारे में मैं आपसे बता दूं कि एक बार मंच पर जो है यहीं बरहज में सम्मेलन हुआ करता था। एसके इंटर कॉलेज के प्रांगण में आश्रम पर सम्मेलन था। पहले मानस सम्मेलन होता था, फिर कवि सम्मेलन होता था। तो मानस सम्मेलन में जो है एक आचार्य ने कह दिया समापन के साथ कि अब आपने सुना होगा कि सूर सूर तुलसी सस्ती उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दो सम जहता करत प्रकाश। तो अब तक आपने मानस कथा सुनी, राम की कथा सुनी, अब उन आने वाले आज के कवियों के भकजोनी को के प्रकाश को सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। यह बात सब कवियों को लग गई। कवियों ने कहा कि मंच पर सबसे पहले वही चढ़ेगा जो इस व्यास का जवाब देगा। और सबसे पहले श्याम जी चढ़े और श्याम जी ने, मैं बच्चा लड़का था, मुझे याद है, श्याम जी ने दो लाइन मुझे याद है कहा था, गिद्ध चतुर्भुज कौआ कोकिल बकुला हंस हो जाता, तुलसी बाबा के कृपा से गधो व्यास कहा था। इसके बाद इतनी ताली बजी कि कुछ कहना ही नहीं था। श्याम जी एक विशाल हृदय के कवि और बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। हम श्याम जी आज नहीं हैं, हम श्याम जी के को जो है इस कविता के साथ जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको श्री मुन्ना सिंह जी ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर कविता है। जी भैया सही बात है, इसे हम पुनः सुनवाएंगे अगले रविवार को और साथ में एक और इसके साथ ऐसी ही कविता और हम श्याम जी की कविता को सुनाएंगे। श्याम जी की कविताएं मेरे पास खूब हैं और एक बात बताएं, संभवतः मेरे पास ही हैं क्योंकि हमने आज तक सुना नहीं किसी और के पास। श्याम जी बहुत ही गरीब थे, इस नाते उस समय जब वो थे तो इतने साधन नहीं थे कि अपनी रचनाओं को लिख सकें। फिलहाल आज स्थिति जो है मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन श्याम जी कविताएं मेरे पास भरपूर हैं, हम उसे सुनवाएंगे। और अगली कविता हम श्री मोती बीए के पेश करने के पहले हम एक छोटी सी कविता स्वर्गीय श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय जी की प्रस्तुत करना चाहते हैं। वजह ये कि यह जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि अंतिम समय आने पर क्या स्थिति होती है। ये कविता वो अपने अंतिम समय में गा करके सुनाया है। ये कविता मुझे सोशल मीडिया पर मेरे फैमिली के सदस्यों द्वारा जो है अंदरूनी रूप से प्राप्त हुई है और हम इसे देख कर अपने को रोक नहीं पाए। हमने एकाएक फैसला किया कि इसका एक हिस्सा आपको आज सुनाएंगे। कविता थोड़ी सी लंबी है इसलिए हम एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहे हैं, बाकी हिस्सा जो है आपको अगले रविवार के दिन हम प्रस्तुत करेंगे। श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय, स्वर्गीय श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय, ये श्री मोती बीए के भतीजे थे और स्वर्गीय डॉक्टर परमानंद उपाध्याय जी के बड़े पुत्र थे। स्वर्गीय रविन्द्रनाथ उपाध्याय जी की कविता सुनिए, उन्हीं की आवाज में। कविता श्री मोती बीए की है और गा रहे हैं श्री रविन्द्रनाथ उपाध्याय। शारदा भवानी हो जी करी है सहाई, अभी नई व्यास बिटवना हो सुखदेव गुसाई, गर्भ मनाई मैया
मैया देवकी के हो दूधवा धेनु गाई चरण शरण गोहराई ले हो सोनु जसुमती माई रौरी लइकवा के दिन दिन हो अब बढ़ला ढिठाई त करेला गुआलिनी बिचवा हो घूमी घूमी ठकुराई तो फोरी देला मात के मटुकिया हो दूधवा ढरकाई अब बांसुरी में नाव लेके बोले हो करी करी चतुराई तो मोही लेला हमनी के जियरा हो लेला चितवा चोराई तो रही रही बरेला उछन्न रहो कछु कहलो न जाई सगरे गुआल बाल सनवा हो मिली कर बरियाई घेरलनी 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 हो मधुबन में कन्हाई। बहुत बढ़िया। ये माता कौशल्या से हम कविता को आपको पूरा सुनवाएंगे अगले रविवार को। इस कार्यक्रम को हम अकस्मात अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किए हैं। स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ उपाध्याय जी श्री मोती बीए के भतीजे और डॉक्टर परमानंद उपाध्याय के सबसे बड़े पुत्र थे। बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा गाते थे और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि श्री मोती भी कविताएं, इनको बहुत सारी कविताएं याद थी। एकाएक हमें ये कविता मिली, हम अपने को रोक नहीं पाए और इस कार्यक्रम के बीच में हम आपको इसे प्रसारित किए हैं। इसे पुनः हम आगे प्रस्तुत करेंगे। श्री रविनाथ उपाध्याय की इस कविता के बाद जो है हम आपको ले चल रहे हैं श्री मोती बीए द्वारा जो है उनकी एक कविता जो प्रस्तुत की, जो वह सुना रहे हैं। आपसे बता दें, इस कविता में एक बताने के पहले हम आपसे एक बात बताना चाह रहे हैं। श्री मोती बीए जी जब मूड में आते थे तो वह अपने पास जो रहता था वह बजा करके गाते थे और उनके इसी स्टाइल पर जो है राजा मेहदी अली खान ने कहा था, मोती जी, मोती तुम तो रिद्म के मास्टर हो, तुम्हारे हाथ पर सोने की चिड़िया बैठ जाती है और तुम उसका ख्याल नहीं करते हो। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जब मूड में आते हैं तो अपनी कविताओं को कैसे गाते हैं। पास में रखा हुआ लोटा बजाना और अपना रखा हुआ बॉक्स पर हाथ से बजा करके गाना, कितना बढ़िया वो सुनाते थे। आज हम आपको श्री मोती बीए की लिखी हुई कविता उन्हीं की आवाज में गाते हुए आपको सुना रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रवण कुमार गुप्त जी, और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। ये प्रशंसा मेरी नहीं है भैया, ये आपकी है। हम तो आप लोगों से प्रेरणा लिए हैं। बरहज के लोग हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और आगे तक पहुँचाएंगे। आपका हृदय से स्वागत है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में मुन्ना सिंह ने इस कविता के बारे में लिखा है, उपाध्याय जी की कविता के बारे में मनमोहक कविता जी। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। कविता तो श्री मोती बीए की लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी थी और इसे हम आगे पुनः रविवार के दिन पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आप अवश्य उस दिन आइएगा। हम आगे चल रहे हैं श्री मोती बीए की कविता को प्रस्तुत करने। कविता है उनकी बहुत ही मशहूर कविता है, सावित्री सत्यवान की कविता है और है कहल जाला उहे जौना के धरान बाबूजी। कविता इसमें सावित्री जो है अपने पिता को जो है कह रही है। कविता वही है, आप लीजिए, सुनिए श्री मोती बीए जी की आवाज में।
कविता जो आप सुन रहे थे, ये आवाज भी श्री मोती बीए की थी, कविता भी श्री मोती बीए की थी। और हमने आपसे बताया था कि श्री मोती बीए जी जब कभी मूड में आते थे तो सामने जो भी रखा है उसे बजा करके गाने लगते थे। और उनके इसी स्टाइल पर जो है राजा मेहदी अली खान ने कहा था कि आप रिज्म के मास्टर हैं। और रविंद्र जैन ने कहा था हेमलता से कि कुछ बनाना ही नहीं है, मोती जी जैसे गा रहे हैं वैसे तुम गा जाओ, बस सेट कर देना है। कितनी बड़ी बात थी। इनकी कविता में आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कविता लिखते बहुत अच्छा थे। संपत्ति एक के बेर बटाले, कन्या एक के बेर दियाले, एक के बानी हुए दानी के प्रमाण बाबूजी, कहल जाला ये जमुना के धरान बाबूजी। हम इसके बाद जो कविता पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, वह एक व्यंग है। हम आपको बता दें ये कविता पुरानी है, भाल चंद्र उपाध्याय उर्फ बिचंद्रा की कविता ये है तो पुरानी, और इसे हम मात्र आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। कविता यह तब की है, आज से लगभग 30 वर्ष पहले, यानी ये मान के चलिए कि 90 से पहले की और पहले की कविता है ये। 84 या 85 के आसपास की कविता है ये। और कविता है पुरानी, उस समय के परिवेश को देखते हुए लिखी गई थी। और उस कविता को यह मान के चलिए आज मात्र इसका प्रस्तुत करना एक उद्देश्य है और कोई मतलब नहीं है। इस उद्देश्य को देखते हुए श्री भालचंद्र उपाध्याय उर्फ बिचंद्रा की कविता गिद्ध मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। कविता सुनिए। गिद्ध शीर्षक से एक रचना। मानवता की सड़ी लाश को, तेरी मेरी लुटी आस को, पाया नहीं ढूंढ कर हारा ऐसी अपनी उस तलाश को। मानवता की सड़ी लाश को, तेरी मेरी लुटी आस को, पाया नहीं ढूंढ कर हारा ऐसी अपनी उस तलाश को। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच, मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। भूखे पंछी कई बरस से, भूखे पंछी कई बरस से, खाने को कुछ रहे तरसते। दिखा खाद्य प्रिय उनका नीचे, उतर पड़े फिर खुली फर्श पे। इनकी भूख भयंकर, इनकी भूख भयंकर, इन्हें नहीं संकोच। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच, मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। इन्हें नहीं संकोच। हम कठोर धरती से जुड़ते, हर मौसम में रहे ठिठुरते, हर मौसम में रहे ठिठुरते। हम कठोर धरती से जुड़ के, ये पंछी आकाश मार्ग के, बात करें तो उड़ते उड़ते। ये पंछी आकाश मार्ग के, बात करें तो उड़ते उड़ते। घिसे पांव चल चल कर, घिसे पांव चल चल कर, और उन्हें न आई मोच। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। इनकी भूख भयंकर, इन्हें नहीं संकोच। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं, गिद्ध रहे हैं नोच। यह अजीब जो सन्नाटा है, यह अजीब जो सन्नाटा है, गया हर घर में बांटा है। एक हाथ है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। यह अजीब जो सन्नाटा है, गया हर घर में बांटा है। एक हाथ है जिसने सबके मुंह पर दे मारा चांटा है। एक हाथ है जिसने सबके मुंह पर दे मारा चांटा है। उगा हाथ में कांटा, मन में लगी खरोंच। उगा हाथ में कांटा और मन में लगी खरोंच। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। मार मार कर चोंच, गिद्ध रहे हैं नोच। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। जीना कितना कठिन हो गया, जीना कितना कठिन हो गया, भाग्य विधाता कहाँ सो गया। जीना कितना कठिन हो गया, भाग्य विधाता कहाँ सो गया। जो भी सपना मैंने देखा, जाने कैसे किधर खो गया। जो भी सपना मैंने देखा, जाने कैसे किधर खो गया। खून
पसीना हिम्मत सब है, खून पसीना हिम्मत सब है, मगर नहीं अप्रोच, मगर नहीं अप्रोच। मार मार कर चोंच गिद्ध रहे हैं नोच, इनकी भूख भयंकर इन्हें नहीं संकोच, मार मार कर चोंच गिद्ध रहे हैं नोच। कविता आपने सुनी। कविता लगभग 35 साल पुरानी है। तब के परिवेश में लिखी गई थी। उद्देश्य मात्र मनोरंजन था। जीना कितना कठिन हो गया, भाग्य विधाता कहीं सो गया, जो भी सपना मैंने देखा जाने कैसे कहां खो गया, खून पसीना हिम्मत सब है मगर नहीं अप्रोच, मार मार के चोंच गिद्ध रहे हैं नोच। कुछ कहना नहीं है। इनकी भूख भयंकर इन्हें नहीं संकोच, मार मार कर चोंच गिद्ध रहे हैं नोच। ये कविताएं पुरानी हैं और पुराने संपदा के संकलन से हम आपको प्रस्तुत करते हैं। कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकें, लेकिन अब कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि पुराने रिकॉर्डेड हैं, कभी कभी आवाज क्लियर नहीं हो पाती। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे हम आपको जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक है बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड एक शॉप। हम इसे प्रस्तुत करने के पहले आपसे हम धन्यवाद दे दें। हमारे श्रवण गुप्त जी ने पुनः लिखा है, हम आभारी हैं आपको हमारे उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं। हमारा भविष्य तो यह स्थान है जहां पर कि आप जैसे लोग हमारे सहयोग में हैं और हमारे आत्मबल और हमारी ऊर्जा के रूप में जो है जुड़े हुए हैं। आपको हम साथ ही हमारे मुन्ना सिंह जी ने प्रशंसा की है, नंबर 1 कहा है, बहुत ही सुंदर कहा है। जी सर, जिसकी आत्मा सुंदर होती है उसे जरूर ये सुंदर लगेगा, क्योंकि साहित्य है। और आज रविवार का कार्यक्रम अक्सर साहित्य पर ही केंद्रित रहता है। हम आपके आभारी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानचंद श्रीवास्तव जी, आपका हृदय से स्वागत है। और टीपू मुजम्मन खान जुड़े हुए हैं, हम आप लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हम ले चल रहे हैं आपको अपने अंतिम कार्यक्रम की ओर, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आपसे बता चुके हैं कि 7:40 पर हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और इसे जो है कोशिश करते हैं कि हम इसे आप तक आसानी से पहुंचा सकें। कभी कभी 1-2 मिनट विलंब हो जाता है, लेकिन हम इसे समय से समाप्त करना भी चाहते हैं। और अंतिम कार्यक्रम मेरा शेष है और वह जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड। एक बहुत बड़ा रहस्य हम खोलने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम शुरू करें, आइए। पहली बात तो हम इस बात पहले क्षमा मांग लें कि हर ऐसे स्थानों पर जहां की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई बात कही जाती है वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो हमारी ये बात उन पर लागू नहीं होती जो अपने कर्तव्य के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनत से कार्य करते हैं, चाहे वो जहां भी हैं, जैसे भी हों। वो तो रत्न हैं, हीरे हैं और उन्हीं से जो सब कुछ टिका हुआ है। हम यह कार्यक्रम और ये मेरी बातें उन पर लागू नहीं होती, ये उन पर लागू होती हैं जो नकाब पहने हुए हैं। सबसे पहले आपसे हम बता दें कि विद्यालय के स्टेटस कोड होते हैं। कभी किसी अध्यापक ने किसी अभिभावक ने अपने बच्चे के विद्यालय के स्टेटस कोड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हम आपको बता दे रहे हैं, स्टेटस कोड 4 अंकों का होता है। जब बच्चा फॉर्म भरने जाता है, सीधे लोग कहते हैं दस्तखत करो यहाँ पे, जाओ हो गया, फोटो दे दो, नाम दे दो, हो गया। वो कोई फॉर्म भरता नहीं है।
और परिणाम ये होता है कि जिंदगी भर उसे फॉर्म दूसरे से भरवाना पड़ता है, चाहे वो कंपटीशनों का फॉर्म हो और चाहे वो किसी तहसील में हो या कचहरी में फॉर्म भरना हो या कहीं मार्केट में फॉर्म भरना हो, कहीं भी भरना पड़ता है, उसे स्वयं भरना पड़ता है। इसका कारण है बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड। हम बाद में चलेंगे उसके ऊपर, पहले बेस और आधार आप समझ लें। स्टेटस कोड होता है 4 अंकों का। पहला अंक होता है ABC में कोई एक। ए होता है उन विद्यालयों के लिए जो विद्यालय पूरी तरह सरकारी हैं, पूरी तरह क्या सिर्फ सरकारी हैं। उन विद्यालयों की स्थिति यह है कि अगर देश में इमरजेंसी लागू हो जाए, देश में भयंकर जो है आपदा पड़ जाए, तो वह अपने विद्यालय के कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट का पावर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि उन पर उनको भरोसा होता है। वह स्टेटस कोड ए होता है। और दूसरा होता है बी उन विद्यालयों का होता है जहां के अध्यापक दया करके तनख्वाह दे दिए जाते हैं, ये कमेटी द्वारा रखे जाते हैं, इनके सर्टिफिकेट की गारंटी नहीं होती, इनको दया करके सरकार तनख्वाह दे देती है। और यह करते ये हैं कि जब सरकारी काम पड़ता है, जैसे चुनाव आ गया, जैसे जो है राशन बंटवाना हुआ, पोलियो ड्रॉप पिलवाना हुआ, ऐसे सामाजिक कार्य में जहां की आवश्यकता पड़ गई, जहां प्राइमरी के टीचर को सरकार लगाती है, वहां करना हुआ तो कहते हैं हम सरकारी नहीं है, हम प्राइवेट हैं। और जब प्राइवेट वाले कहते हैं हमारे यहाँ आओ काम करना है, तो ये कहते हैं नहीं हम सरकारी हैं। हम आभारी हैं अनिता श्रीवास्तव जी का, जो देवरिया की डीएम थी। उन्होंने इन सबकी ड्यूटी लगाई थी और उस दिन जो है ये लोग नाराज हो गए थे प्रशासन पर कि हम ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा में ड्यूटी करते हैं ये, क्योंकि नकल कराने को पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है, कॉपी लिखवाने के लिए, नकल कराने के लिए वहां ड्यूटी करते हैं। परीक्षा में वहां बोनाफाइड हो जाते हैं। और परीक्षा के बाहर जब इन्हें कोई ड्यूटी लगाया जाता है कि चलिए राशन बंटवाइए, चलिए पोलियो ड्रॉप पिलवाइए, तो चलिए जनगणना कीजिए, तो ये नॉन बोनाफाइड हो जाते हैं। आपसे बता दें कि ज्योतिष का बढ़िया टीचर प्राइवेट विद्यालय जो है उसमें संस्कृत का आचार्य जो है इतना बढ़िया गणना करता है कि वो बता देता है कि आने वाला संतान एक्सरे करता है, लड़का होगा कि लड़की हो गया, आपका भविष्य कैसा होगा वो बता देता है। और वह जो है बताने वाला एक्सरे, सीधे एक्सरे कर देने वाला, बता देने वाला वह व्यक्ति पोलियो ड्रॉप नहीं पिला सकता, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कर सकता। कॉमर्स का लेक्चरर जो है जनगणना का सिद्धांत तो उसका प्रोजेक्ट बना देता है, लेकिन जनगणना नहीं कर सकता, कहता में नहीं आता है। वहां वो नॉन बोनाफाइड हो जाते हैं कि हम बोनाफाइड नहीं है जनगणना करने के लिए, हम पढ़ाने के लिए बोनाफाइड हैं। ये क्या बेवकूफी है। आप पहले जानिए आपके बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। आप अपने बच्चे के साथ जो है जानिए कि अगर वो सही है, वह पढ़ता है, लेकिन उसे बोनाफाइड पढ़ा रहा है कि नॉन बोनाफाइड पढ़ा रहा है, कि बोनाफाइड का नकाब ओढ़े हुए नॉन बोनाफाइड टीचर खड़ा हुआ है, ये आप जानिए। हम आपको सिर्फ अभी एक बात बता रहे हैं कि ये बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड क्या है। तनख्वाह इनकी होती है आज के डेट में 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक तनख्वाह होती है। और आयोग से नहीं आते, ये कोई आयोग फेस नहीं करते। ये प्राइवेट टीचर कहीं ना कहीं, वैसे कुछ ऐसे प्राइवेट टीचर हैं जो सरकारी टीचरों से भी बेहतर परिणाम देते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। हम उनकी बात करते हैं जिन्हें एक दिन एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ाना पड़ जाता है तो इन्हें जो है पसीना निकलने आता है, ये स्ट्राइक करने लगते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, इनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है और 100 रुपए में अपना ईमान बेचकर कोचिंग पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी ये होती है कि प्रिंसिपल जो है थाने को सूचित करे, जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करे, डीएम को सूचित करे कि हमारे यहाँ का टीचर जो है कोचिंग पढ़ाता है, तो उसे जो है यह जो है उस पर कार्रवाई की जाए। प्रिंसिपल टीचर को सस्पेंड कर सकता है कोचिंग पढ़ाने के अपराध में, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। प्रिंसिपल भी मिल जाते हैं। यह है बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड की बात। क्योंकि विद्यालय 2 तरह के हैं, एक समितियों से चलते हैं, सरकार दया करके इनको तनख्वाह दे देती है, तो वो विद्यालय बोनाफाइड नहीं हो गए, वो नॉन बोनाफाइड विद्यालय हैं। लेकिन यह भ्रम में डाले रहते हैं, जनता के सामने मिलते हैं तो टाई बेल्ट लगा के कहते हैं कि हम बोनाफाइड टीचर हैं, जबकि बिल्कुल बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड प्राइमरी का टीचर होता है, बोनाफाइड सरकारी जूनियर हाई स्कूल का टीचर होता है,
वो बोनाफाइड है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये बोनाफाइड नहीं है। तो पहला स्टेटस कोड ABC, B हो गया, और C तो उन विद्यालयों का स्टेटस कोड है कि जिसके टीचर भी तनख्वाह नहीं पाते, और बच्चों की तो बातें छोड़ दीजिए, सरकार दया करके उन बच्चों का इम्तिहान ले लेती है, उसका स्टेटस कोड C है। यानी ABC में पहला ये हुआ। दूसरा है अर्बन और रूरल, अर्बन शहरी या ग्रामीण। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में हैं, एक शहरी है दूसरा ग्रामीण है, ये समझ में नहीं आता, ये कैसी लीला है। विद्यालय शहर में है और ग्रामीण के नाम पर वहां आते हैं कई करोड़, और आपस में होती है आपस में होता है महाभारत। स्थिति यह है इन विद्यालयों की कि ये शहरी ग्रामीण बन जाते हैं, ग्रामीण शहरी बन जाते हैं। आपको नहीं पता, आप किसी बहुत बड़े शहर में पढ़े हुए हैं, और आप जब सर्टिफिकेट लेकर खड़ा होते हैं तो जानने वाला कहता है, देख के सर्टिफिकेट कहता है कि आप तो देहात से पढ़े हुए हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तीसरा है मेल फीमेल, ये लड़कों का विद्यालय है कि लड़कियों का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लड़कों के विद्यालय में लड़कियां नहीं पढ़ सकती अगर लड़कियों का विद्यालय है। जैसे लड़कियों का अगर सरकारी विद्यालय है तो लड़कों के विद्यालय में लड़कियों के एडमिशन नहीं हो सकते, लेकिन ये टीचर इसलिए कर देते हैं लड़कियों का एडमिशन कि लड़कियां आएंगी तो पीछे पीछे लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी, तो हम अगर फाइन लगाएंगे 10 रुपया 20 रुपया, कुछ शरारत होगी तो आर्थिक रूप से धन आएगा, क्योंकि कुछ धन ऐसे हैं जिसको लेजर पर नहीं चढ़ाया जाता। बता दे रहे हैं, प्रवेश फॉर्म, एडमिशन शुल्क, लेट पेमेंट, विलंब शुल्क, प्रवेश फॉर्म, विलंब शुल्क और अनुपस्थिति शुल्क, दंड और तमाम तरह के फाइन, ये कोई भी फाइन जो है रजिस्टर पर नहीं चढ़ाए जाते। ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी इतना खतरनाक होता है कि श्रव्य लगता है 1 रुपए, एक लगे से एक महीने में 1 रुपए लगता है, एक साल में जो है वो हो जाएगा 12 रुपए, और अगर 3000 बच्चे हैं तो 12-36,000 रुपए। ये इसलिए आता है कि आपके बच्चे को सिनेमा दिखाएंगे देशभक्ति का, ये कितना बढ़िया सिनेमा दिखाते हैं तो भगवान जाने, और आप जाने, आपका बच्चा जाने। तो ये है आपका तीसरा मेल फीमेल, और चौथा होता है सेवित असेवित, यस और ए में। हम ये विद्यालय सेवित मतलब कि सरकार से अनुदान मिलता है, असेवित मतलब नहीं मिलता है। तो ये स्टेटस कोड है। सिर्फ स्टेटस कोड के बारे में आज आपको बताए हैं, अगले संडे को फिर इसके संदर्भ में बताएंगे बोनाफाइड नॉन बोनाफाइड का। बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड, ये स्थिति इतनी भयंकर है, इतनी जहरीली स्थिति है कि अभी आप इसको जानते नहीं, जानना जरूरी है। मेरा कार्यक्रम समाप्त होने की ओर है। मैं आपसे एक बार पुनः जो है बता दूं, उन लोगों के हम आभारी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आपको फिर बता दें कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं जो कर्मठ हैं, कर्तव्यशील हैं, अपना कार्य करते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। उन्हीं से तो इज्जत और प्रतिष्ठा बची हुई है। हम एक बार पुनः नाम बोल दे रहे हैं शुरू से। अनूप त्रिवेड़ी जी, राजीव रंजन सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, अखिलेश तिवारी, सत्यनारायण मिश्र, विजय कुमार कुशवाहा जी, पुष्पेंद्र सिंह, विकास सिंह बिसेन, श्रवण कुमार गुप्त जी, ज्ञानचंद श्रीवास्तव, टीपू, सुहेल शर्मा, संजय प्रजापति, द्वारिकाधीश यादव, डॉक्टर जनार्दन कुशवाहा, आप सभी का हृदय से हम स्वागत करते हैं। और अनुमान मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप हमारे प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम में अवश्य आएं। मेरा कार्यक्रम 7:40 पर प्रारंभ होता है, और यह हम शुक्रवार को भी प्रारंभ करते हैं। शुक्रवार के दिन हम पुराने उन गानों को लेकर आते हैं जिन गानों से हमारी प्रतिष्ठा और हमारा गौरव जो है स्थापित था। उन गानों को लेकर आपके सामने आते हैं। इससे शुक्रवार के दिन भी आप अवश्य जो है आइएगा। हम हमारे अभिन्न मित्रों ने जो है कुछ स्टिकर भेजे हैं। हम आप करें मान गए गुरु, मैंने कह दिया मैं आपका सर्टिफिकेट हूं। मैं बरहज का जहां से प्रसारण कर रहा हूं, यहाँ के लोगों का मैं सर्टिफिकेट हूं। हमें जो कुछ सिखाया यहाँ के लोगों ने सिखाया, और सैल्यूट आप
आपको मैं कर रहा हूं, और इस बात पर कि आप वादा कीजिए कि पुनः दोबारा हमारे अगले कार्यक्रम में आएंगे। हम आपको देखते हैं तो हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। हम इन शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं आपको अपने दो छोटी छोटी सूचनाओं के साथ। हमारे संगीतकार श्री शिवेंद्र उपाध्याय उर्फ दीपू जी और हमारे टेक्निकल टीम में फैज एंड जस्ट टेक्निकल टीम के हम आभारी हैं, जिनके मदद से हम ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपादित कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।